नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए जॉब अपडेट और आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाबों के साथ। आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई भर्ती ITI इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक भर्ती। और इसमें फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 19 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें कर दी गई हैं। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट्स के माइंड में, तो उसको हम लोग बारी बारी से दूर करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स दिख रहा है कि btsc.bis.nic.in का ये ऑफिशियल साइट है और इस पर सेकेंड नंबर नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना इतना ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ पे तो डेट ख़त्म हो गया है, कैसे अप्लाई करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि सीरियल नंबर जो आपका 32 है, ठीक है, 32 से आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। जो नया डिग्री और डिप्लोमा वाला आया है वो 32 से स्टार्ट होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर और अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे आपको कॉलम भी दिख रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 32 से लेके आपका जो 46 तक है यहीं पे आप लोग को अप्लाई करना है और इन्हीं ट्रेड्स के लिए आप लोग को मतलब फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कौन से ट्रेड के लिए कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कौन से ट्रेड के साथ आपका कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। और साथ में फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अलग अलग ट्रेड के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वो भी आपको मैं सामने प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे लाइक और सब्सक्राइब तो हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से जानकारी शायद आपको कोई देता होगा तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं देता होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि कोई भी एक एडवर्टीज़मेंट हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए ओपन करते हैं तो एक एडवर्टीज़मेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करूँगा। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे एक एडवर्टीज़मेंट दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको कितने ट्रेड्स कवर किए गए हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर और मैकेनिक डीजल। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं जैसे ओपन करके मैंने आपको बस दिखाया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको योग्यता बताई गई है, आप देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्री और साथ में आपका राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें इसी ट्रेड में, जो ट्रेड का यहाँ पे नाम है, उसी ट्रेड से संबंधित आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस संबंधित होना चाहिए आपके कोर्स से। यानी कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से संबंधित किसी प्रकार का जॉब कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी भी आप किसी भी आपका मतलब प्रशिक्षण संस्थान में जो रजिस्टर्ड हो वहाँ पे आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी ही हो, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका रिकॉर्ड होना चाहिए सरकार के पास। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंस आप बनवा भी सकते हैं। अगर आपका जान पहचान है सही से तो आप करवा सकते हैं। मतलब पूरा डिटेल आपका वहाँ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन के टाइम में वो सीधा मना कर जाए कि आपका यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, अभी आपको मैं आगे बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता में, थर्ड पॉइंट है CITS अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता के बारे में आपको बता दूं, इट इज़ कॉल्ड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, ऐच्छिक योग्यता इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अधिमानी में यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है जो लोग CITS होल्डर हैं। CITS होल्डर अभी मतलब ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग अवेलेबल हैं CITS जिन्होंने किया हुआ है, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं विदाउट CITS होल्डर, आप नोट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमानी अहर्ता नहीं रखते हों वो भी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब सीधा है कि जिन्होंने CITS नहीं किया वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत पहले ये सारी चीज़ें समझाई हुई थी कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिफ़्रेश करा देता हूँ कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और उसके बाद मैं आपको ब्रांच वाइज दिखा देता हूँ कि कौन सा ब्रांच इंजीनियरिंग का या फिर डिप्लोमा का
एलिजिबल है किस किस ट्रेड के लिए, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे देखिए, ये तो बीटेक के लिए मैंने बताया कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक है और तो साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर डिप्लोमा की बात करें तो अगर आप मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा। CITS जरूरी नहीं है, अगर है तो क्या फ़ायदा है, नीचे अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट एक कॉलम बनाया गया है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो भी 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको केवल 50% अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को, अगर आप 100 अंक 90 अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 45 अंक दिए जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि आपके डिप्लोमा संबंधित जो आपने कोर्स किया है। अगर आप बीटेक हैं या डिप्लोमा है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्निकल 80% जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके डिप्लोमा सिलेबस से ही रहेगा, ठीक है। तो बीटेक हो या डिप्लोमा उससे मतलब नहीं है, आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसी प्रकार किसी भी आप ट्रेड से संबंधित हैं तो आपका जो सिलेबस का पार्ट रहेगा वो आपके डिप्लोमा वाले पार्ट से ही रहने वाला है। यानी कि पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है वही आपको स्टडी करना है। तो 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें से 50% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त 20%, यानी कि अगर आपको बीटेक या डिप्लोमा में 80% अंक प्राप्त हुए हैं तो वहाँ से आपको 20% अंक निकालना है। यानी कि 80% का 20% कितना हुआ, 16 अंक आपको मिल जाएंगे आपके, मतलब जो आपने कोर्स किया है बीटेक या डिप्लोमा, वहाँ पे जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसका 20%। तो 80% अगर आपने प्राप्त किया है तो वहाँ से 20% आपको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपने कम किया है या फिर ज़्यादा किया है तो आप उसका 20% निकाल के जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे CITS का फ़ायदा, अगर आपने ट्रेड संबंधित CITS कर रखा है तो आपको 30% अंक मिलेंगे आपने CITS के अंदर जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। जैसे कि CITS में भी आपने अगर 30-80% अंक प्राप्त किए हों तो आपको 24 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। समझ में आ गया। और बाकी जो यहाँ पर D पॉइंट है वो संविदा कर्मियों के लिए है, इसको मत समझिए। जो पहले से कार्यरत हैं कुछ लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है कि अगर वो 1 साल काम किए हैं तो उनको 5 अंक मिलेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में किसी भी पद पे कोई संविदा कर्मी काम कर रहा हो तो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ITI के अंदर जो पहले से संविदा कर्मी पढ़ा रहे हैं केवल उनके लिए है, गेस्ट वाले नहीं, केवल संविदा कर्मियों के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधा आपको बता देता हूँ। और सिलेबस का पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा से संबंधित जो भी सिलेबस है आपके ट्रेड के अनुसार आपको वही पढ़ाई करना है। आपका जो ब्रांच है उसी को पढ़ना है, लेकिन डिप्लोमा वाला सिलेबस, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ऑफिशियल जो जिस पे ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वहाँ पे मैंने एक डेमो फॉर्म अप्लाई करके देखा है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग किस ब्रांच के लिए कौन से ट्रेड में एलिजिबल हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपका यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है वो डिप्लोमा सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपका जो ब्रांच है वो मैं आपका नॉर्मली डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ। बारी बारी से करके देखेंगे, जो मेजर ब्रांचेज हैं मैं उसका आपको करके दिखाने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर साइंस का, मैकेनिकल का, और यही सारी चीज़ें आपको मैं बारी बारी से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको मैं बता दूं कि अब नीचे आपको देखने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद IoT यानी कि टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एलिजिबल हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सभी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आप केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो बस आप 3 ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक अब सीधा नॉर्मली आपका जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वाले टेक्नीशियन मैक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ग्रुप 9 में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि ग्रुप 9 में एक साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों को बेनिफिट है जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले सबके लिए एलिजिबल, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं ग्रुप 15 के लिए। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं इस ट्रेड के लिए। अब फ्रेंड्स मैं सिलेक्ट करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप देख पाते हैं कि कौन से यहाँ पे लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है। ग्रुप 1 में आप देखेंगे मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन,
फिटर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी हो, क्योंकि मैं अगर इसको बारी बारी से बताऊँ समय ज़्यादा लग जाएगा। मशीनिस्ट ग्राइंडर, फिर आप ग्रुप 2 में मैकेनिक ट्रैक्टर, ग्रुप 3 में मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक डीजल, फिर वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्री मैन, टेक्नीशियन मैक्ट्रॉनिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, 3D प्रिंटिंग। ठीक है, तो आपको मैं साथ में ये भी बता दूं कि अभी मैं डिप्लोमा का करके दिखा रहा हूँ, अगर आप बीटेक भी सिलेक्ट करोगे तो सेम चीज़ें ही आपके लिए ओपन होंगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला ब्रांच में। डिप्लोमा सिलेक्ट करिए या बीटेक सिलेक्ट करिए, आपका ब्रांच तो वही रहता है, तो आपका यही ऑप्शन खुल के सामने आने वाला है। तो ठीक है, बीटेक वाले ये मत सोचिएगा कि हमें बीटेक का करके दिखाइए, बात वही आएगी सामने। ठीक है, अब सिविल का मैं दिखाता हूँ। तो मैंने सिविल सिलेक्ट कर लिया है, तो सिविल वाले प्लम्बर के लिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, सर्वेयर ट्रेड के लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ग्रुप के लिए ये लोग एलिजिबल हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यानी कि ICTSM के लिए और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए केवल 2 ग्रुप के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, अब इसके रिगार्डिंग पता नहीं, अगर कुछ सही होता है तो होता है, नहीं तो ये नहीं होगा सही, क्योंकि फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसा DGT का जो नियम निकला है अनुदेशक का भारत सरकार की तरफ से, उसी में ये मेंशन किया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए आपका डिप्लोमा या बीटेक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल है तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले देखिए आप 4 ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद IoT, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर और IoT टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ICTSM जो कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भी उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले इन ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनका जो CITS है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का वो वैलिड है या नहीं, अभी मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जैसे ही कुछ पता चलता है तो आप लोग को मैं ज़रूर अपडेट कर दूँगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपको नेक्स्ट बता देता हूँ यहाँ पे। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच हम लोग कौन सा सिलेक्ट करके देखें, मैंने सभी मेजर्स ब्रांच जो भी हैं सिलेक्ट करके आपको दिखाई दिया है, और बचा जो भी 1-2 ब्रांच है उसको भी देख लेते हैं। अगर कुछ मेजरली मुझे नज़र आता है कोई अच्छा सा ब्रांच, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप 9 के लिए यानी कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, यानी कि अच्छी खासी ट्रेड्स इन लोगों को कवर की जा रही है। और साथ में ग्रुप 15 यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए ये लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स कोई ब्रांच आपका बचा नहीं जिसमें ज़्यादा लोग किए होंगे डिप्लोमा, और बाकी अगर आपने भी किसी ब्रांच में किया हुआ है तो आप हमें मेल करिएगा, मैं आपको ज़रूर हो सके तो हेल्प कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मन में होगा कि हमारा जो ब्रांच है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हमें नहीं पता चल पा रही है, तो मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं फ्रेंड्स आपको, और यही जानना चाहते थे मेजरली जो भी स्टूडेंट है। सिलेबस के लिए मैं फिर से बता दूं कि आपका जो अगर आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है फ़र्क नहीं पड़ता, डिप्लोमा का जो सिलेबस है आपके ब्रांच ट्रेड के अनुसार, यानी कि जिस ट्रेड से आपने पढ़ाई करी है उसी ट्रेड का डिप्लोमा के अंदर जो सिलेबस होता है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80% क्वेश्चन आपके टेक्निकल पूछे जाएंगे और 20% क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपका पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स, GK GS हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, यही सब रहता है। और अभी क्या चल रहा है पूरा भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वही सब देखना होता है, मिला जुला के ही रहता है। और अधिक सिलेबस के बारे में जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स, जल्दी ही कुछ अपडेट आने वाला है साइट पे, तो आपको उसके लिए भी अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छी लगी हुई वीडियो फ्रेंड्स जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।